हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू आवर चैनल लर्न टू अर्न। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो मेरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आप देखते हैं डिक्लेयर होते हैं, आप तो देखते हैं एक छोटा सा एक पेज का फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं एक पेज का होता है, लेकिन उस एक पेज को बनाने के चक्कर में पूरे साल की मेहनत होती है पूरे अकाउंट्स टीम की और पूरे मैनेजमेंट की। तो उस एक पेज के चक्कर में आपको मैं पूरा प्रोसेस आप समझाऊंगा कि किस तरीके से वो जो फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं उनका उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो किस तरीके से बन के आते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। उसके बाद वो एक पेज का जो आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं वो आपके सामने आता है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं मेरे: प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो सिर्फ आपको पता है जैसे कि सिर्फ सितंबर एंड मार्च क्वार्टर के अंदर डिक्लेयर होते हैं, अदरवाइज चारों क्वार्टर के अंदर प्री एंडल तो डिक्लेयर होते ही होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी मेरी ये फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं इसमें आप कोई भी लाइन आइटम देखते हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे एक्सपेंसेस हो, उसके लिए ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपका एंट्री डली होती है ईआरपी सिस्टम के अंदर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई भी कंपनी के पास हो, चाहे एसएपी आपने सुना होगा, ओरेकल सुना होगा या अदर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो कोई भी कंपनी ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो उसके अंदर सबसे पहले तो वो अकाउंटिंग एंट्री मारेगी। अकाउंटिंग एंट्री मारते कैसे हैं वो समझने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके अंदर पूरी वीडियो के अंदर समझा रखा है कि अकाउंटिंग एंट्री होती कैसे है। अकाउंटिंग एंट्री होने के बाद उनके पास एक बैलेंसेज आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो पूरे साल का होता है, मतलब या पूरे पीरियड का होता है, और बैलेंस शीट जो होती है एज एट डेट, एज ऑन डेट की वो फिगर दिखाती है। बैलेंस शीट एज ऑन डेट की फिगर दिखाती है, प्रॉफिट एंड लॉस पूरे पीरियड का अमाउंट दिखाता है। मतलब क्या है कहने का, रेवेन्यू अगर मैं बोलता हूँ रेवेन्यू मेरा एक लाख करोड़ का है, इसका मतलब पूरे 1 लाख करोड़ पूरे क्वार्टर या फिर पूरे जो भी पीरियड उसके अंदर डिफाइन है उसका पूरे पीरियड का रेवेन्यू है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ वही बैलेंस शीट आइटम का, अगर मैं बोलता हूँ मेरा कोई भी मेरा अगर बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है, ट्रेड रिसेबल आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ उस दिन का, जिस दिन का मैं फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करा है, जैसे 30 जून हो गया या फिर 31 मार्च हो गया, उस दिन का क्या बैलेंस था वो मैं बैलेंस शीट में बताता हूँ। तो अब जो भी जब अकाउंटिंग एंट्री आप पास करते हैं तो उसके साथ जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं या तो पीएनडल या बैलेंस शीट के आइटम्स को वो हिट करती है। तो मान लीजिए एक कंपनी के अंदर 1 लाख अकाउंटिंग एंट्री पास हुई, 1 लाख अकाउंटिंग एंट्री पास हुई, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अकाउंटिंग एंट्री जो पास होगी उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जाकर कुछ बैलेंसेस आ जाएंगे। मान लीजिए एक मेरा ए अकाउंट था, बी अकाउंट था, सी अकाउंट था, डी अकाउंट था, ई अकाउंट था, एफ अकाउंट था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये मेरा बिलोंग करता था पी एंड एल को, ये बिलोंग करता था पी एंड एल को, ये मेरा तीन जो है वो बैलेंस शीट को बिलोंग करते थे। अब क्या करना होगा मेरे को, ये जो तीन आइटम है ये तीन आइटम मेरे को पी एंड एल में ले जाकर, ये मेरे को जो जिस भी आइटम के अंदर बिलोंग करते हैं उस आइटम के अंदर उसका जो भी बैलेंस आ रहा है मेरे को पी एंड एल इसके थ्रू बनाना पड़ेगा। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप जब बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो भी आपका बैलेंस आ रहा है, जो भी आपका अमाउंट आ रहा है, मान लीजिए सबसे पहले आपका रेवेन्यू होता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से दिखता है, कैसे दिखता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अदर वीडियोज़ के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को जाके देख लीजिए। रेवेन्यू आ गया, फिर नीचे एक्सपेंसेस आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो भी रेवेन्यू का अमाउंट आएगा, लेट से 1 लाख मेरा अमाउंट आ गया यहाँ पर, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे बैलेंसेस आ रहे होंगे, जो भी अमाउंट आ रहा होगा, एक्सपेंसेस का 50,000 का अमाउंट आ गया टोटल में, और इसमें से अगर इसको आप माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। तो आप देखेंगे पी एंड एल जो भी मेरे बैलेंसेस यहाँ से निकल के आएंगे, जो भी सबसे पहले तो 1 लाख एंट्री हो गई, ठीक है। 1 लाख एंट्री होने के बाद जो भी बैलेंसेस यहाँ पर आएंगे, जो भी आपके अकाउंट्स बनेंगे, यहाँ पे मैं 6 का एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे कंपनीज के अंदर अराउंड मतलब काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, 200-250, कई कंपनीज के अंदर हज़ारों अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, हज़ारों नाम के अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हज़ारों नाम के अकाउंट्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे या तो पी एंड एल में जाएंगे या बैलेंस शीट में जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका पी एंड एल बन जाएगा। उसी हिसाब से आपका जब जैसे आपका पी एंड एल यहाँ पे बनेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे आपका बैलेंस शीट जो होगी वो आपकी बनेगी। मतलब जो भी आपके बैलेंसेस यहाँ पे खड़े होंगे, जो भी यहाँ पर बैलेंसेस आ रहे होंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी। कुछ असेट्स आ रहे होंगे, कुछ लायबिलिटी आ रही होगी, और यहाँ पर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जब यहाँ पे आपका जो भी आ रहा होगा, ये आपका टोटल के अंदर मान लीजिए 1 लाख की आ रही है, 10,000 की आ रही है, 10,000 की आ रही है, तो टोटलिटी में मेरी बैलेंस शीट मैच कर रही होगी मेरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो भी अकाउंटेंट होते हैं, अब क्या होता है कि पूरी की पूरी अकाउंट्स टीम आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज करती हैं। सबसे पहले जो भी लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो सारी की सारी करती हैं।
अकाउंटिंग एंट्रीज जैसी हो जाती हैं उसके थ्रू मैंने जैसे आपको बताया कुछ बैलेंसेस बन जाते हैं मेरे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा होगा, एग्जांपल देते हैं रेवेन्यू आ रहा होगा, यहाँ पे 1 लाख अमाउंट शो कर रहा होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट आ रही होगी, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही होगी, यहाँ पे 20,000 का अमाउंट आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन आ रहा है 30,000 का, तो इस हिसाब से मेरा क्या हुआ, ये यहाँ पे 50,000 का मेरा एक्सपेंस बन गया। आप देख रहे हैं 50,000 का मेरा एक्सपेंस बन गया, इनको जब मैं जोड़ूंगा तो, और यहाँ से मैं रेवेन्यू उठा लूंगा। तो ये रेवेन्यू के अंदर हो सकती है कि 10,000 एंट्री डल रखी हो, लेकिन उसका टोटल बैलेंस दिखा दिया उसने। इंटरेस्ट के अंदर हो सकता है कि 50 एंट्री डली हो, 100 एंट्री डली हो, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा दिया। डेप्रिसिएशन का भी उस हिसाब से हिसाब है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस बना। यहाँ पर इस तरीके से आपका जो असेट्स के अंदर जो भी आ रहे हैं, लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया आपका, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट मैं आपको, ये आ गया आपका लेट्स से 10,000 का। उसके बाद इसको एक लाख मान लेते हैं, ये आ गया 1 लाख का। और उसके बाद आपका एक मान लेते हैं कैपिटल है आपका, जो भी कैपिटल अकाउंट है वो आ गया आपका 10,000 का। बाकी जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, इसको मैं कैपिटल ही बोल सकता हूँ, ये आ गया मान लो आपका 90,000 का। तो ये क्या होगा यहाँ पर आपका असेट्स तो ये आ गया सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट असेट्स है। लायबिलिटी के अंदर आप देखोगे, लायबिलिटी के अंदर आप इसको ऐड करोगे प्लस इसको ऐड करोगे, तो आपका 1 लाख का इस तरीके से टोटल मैच कर जाएगा। इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अभी हम ये मान लेंगे जो भी ये प्रॉफिट आ रहा है ये इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये बैलेंस शीट और P&L आपका इस तरीके से बन जाएगा, जिससे आपका फाइनेंशियल रिजल्ट जो आप देखते हैं पब्लिश होते हैं वो इस तरीके से निकल के आते हैं। आपको छोटा सा प्रोसेस लग रहा होगा, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री इतनी पास करना बड़ा कोई आसान चीज़ नहीं है। काफ़ी सारे अकाउंटेंट लगते हैं जो एंट्रीज पास करते हैं। एंट्रीज पास करने के बाद इस तरीके से आपके ये फाइनेंशियल रिप्रेजेंट करे जाते हैं। जो भी इस कंपनी के अंदर सीनियर होता है वो आपके जिसको नॉलेज होती है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में, वो इस तरीके से यहाँ पे ड्राफ्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि जो P&L और बैलेंस शीट जो मेरी होती है वो आपकी बनती है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी आप फॉलो करेंगे, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो रखे हैं आपको फॉलो करके, जो कि इंडियन अकाउंटिंग जो एज ऑफ नाउ जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है उनके लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, मतलब उनके अंदर आप ये समझिए पॉलिसीज लिखी होती है, उसमें तरीका लिखा होता है कि मैं रेवेन्यू, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी 1 लाख रुपए की सेल हुई है, तो मैं कब बोलूंगा कि मेरी 1 लाख रुपए की सेल हुई है, मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कब डाल सकता हूँ वो 1 लाख रुपए, है ना। मतलब जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडियस 115 है, वो रेवेन्यू के ऊपर बात करता है। वो बोलता है कि जब तक मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड एक जो भी मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो भी मेरे को काम करना है, मान लीजिए आपको गुड्स डिलीवर करना है और उसके अंदर आपने गुड्स के अंदर लिखा हुआ है जो भी आपको सामान सेल करना है, मान लीजिए प्रोडक्ट ए है आपके प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट ए आप सेल करते हो। प्रोडक्ट ए जब आप सेल करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपने अपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सामने वाले कस्टमर के साथ कि जब तक मैं तेरे प्रेमिसेस के अंदर, जब तक मैं तेरी फैक्ट्री के अंदर ये माल नहीं पहुंचा देता, तब तक ये मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि मैं जो रास्ते में लेकर जा रहा हूँ, मान लीजिए पंजाब से मेरे को हरियाणा लेकर जाना है, तो पंजाब से हरियाणा अगर लेकर जाना है तो जो भी रास्ते के अंदर पंजाब से जो भी हरियाणा के अंदर जो फैक्ट्री है जहां तक वो लेकर जाना है, मान लीजिए बीच में माल कहीं चोरी हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो उसी बंदे की होगी जिसने वो माल सेल करा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेल जो है वो रिकॉग्नाइज तभी करोगे जब सामने वाले की जो प्रेमिसेस है, फैक्ट्री है, उसके अंदर जब तक माल नहीं पहुंच जाता। तो ये सारी चीजें इंडियस के अंदर लिखी हुई है। इंडियस 115 का मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया है कि उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है। उसी तरीके से डिफरेंट इंडियस हैं डिफरेंट चीजों के लिए, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो गया या फिर फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं जो मेरे फाइनेंशियल के अंदर रिप्रेजेंट होती हैं और वो इंडियस के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट होती हैं। जितनी भी चीजें होती है, जो भी अकाउंटिंग होती है, इंडियस के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इंडियस को आप डेविएट नहीं कर सकते, इंडियस को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप हमारी और भी वीडियोस देखेंगे उसके अंदर मैंने बता रखा है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, कि ऑडिट रिपोर्ट में वहाँ पे जो ऑडिटर होता है या फिर जो मैनेजमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द इंडियस ही प्रिपेयर हुए हैं, या जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रैक्टिसेस हैं जो उसके हिसाब से ही प्रिपेयर्ड हुई है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटर भी वो चीज़ इंश्योर करता है कि इंडियस फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, उसके बाद ही वो फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं जो इंडियस को आपको फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही आप रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है, उसको भी आपको फॉलो करना होता है।
तो शेड्यूल 3 एंड इन रेस को जब आप कंबाइन करते हो तो आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा किस तरीके से फाइनेंशियल जो रिजल्ट जो आप छोटे से एक पेज का देखते हैं कि किस तरीके से वो बनते हैं। तो ये छोटी सी मेरी कोशिश थी आपको बताने की, कम्युनिकेट करने की। बाकी आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।